हेलो बच्चों, की हालचाल। देखते हैं आज का टॉपिक पदार्थ की गैसीय अवस्था। तो चलिए आज अगला टॉपिक हम लोग देखने का काम करेंगे कि पदार्थ गैस क्यों होता है और होने का क्या कारण है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो सवाल आपका एग्जाम में रहेगा कि प्रश्न ऐसा रहेगा क्या कि पदार्थ की, या लिख सकते हैं प्रश्न रह सकता है कि गैसीय पदार्थ गैस के रूप में क्यों होते हैं, कारण बताएं। ठीक है, तो सवाल आपका ये पूछा जा सकता है कि पदार्थ जो है यानी गैसीय पदार्थ गैस क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे रीजन को आपको बतलाना है। तो इस रीजन को बतलाने के लिए हम पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कोई भी पदार्थ ठोस क्यों होता है, कोई भी पदार्थ द्रव क्यों होता है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो आप पिछले वीडियो देख लीजिए ताकि अगले वीडियो को आपको समझने में आसानी हो सके, है ना। तो इस लेके आपको पदार्थ की गैसीय अवस्था समझाने का प्रयास करना है। जैसे मान लिया जाए हम एक गैस सिलेंडर लेते हैं। अब गैस सिलेंडर लिए तो गैस सिलेंडर जो है इसमें गैस भरा होता है। तो गैस इसमें CH4 मेथेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो इस मिश्रण को अगर हम खोलते हैं, जैसे इसकी ये ढक्कन यहाँ से खोल देंगे ऊपरी सिरे का, तो ये खुलने के बाद इससे गैस निकलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब गैस निकलेगा तो हमारे वायुमंडल यानी हमारे वायुमंडल क्या, हमारे आसपास के वातावरण को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में यह गैस फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस गैस के पास जो है अपने अणुओं के बीच अपना कोई पकड़ नहीं है और इसके इन दोनों अणुओं के बीच इतना ज्यादा रिक्त स्थान है कि कोई भी पदार्थ इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गैसीय पदार्थों के बीच अंतराणुकाकर्षण फोर्स, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इतना कम है। जैसे मान लिया जाए इस अणु के बीच इतना ज्यादा गैप है, जैसे मान लिया जाए इतना है, तो इस अणु के बीच इतना ज्यादा है, कोई भी इसके अंदर गैस को आसानी से प्रवेश कराया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि वायुमंडल में हमारे बहुत सारे गैस हैं, आर्गन गैस हैं और ये नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, जलवाष्प है, धूल कण है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने क्या बताया कि वायुमंडल में ये कैप्सूल का काम करेगा कि वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी मात्रा होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत, 78% है ना। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत, 21%। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, है ना। और बाकी बात जलवाष्प है ना, धूल कण है, फिर आर्गन गैस है। इन सारों गैसों की बहुलता है हमारे वायुमंडल में। और इन सारे बहुलताओं में और ये गैस सिलेंडर वाला जो गैस निकला है ये वायुमंडल में पूरी तरह से क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके कणों के बीच इतना स्थान है कि वायुमंडल वाले गैस जो है इस कणों के बीच आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर इन दो कणों के बीच अंतराणुकाकर्षण बल इतना कमजोर है कि कोई भी कण इसके अंदर आसानी से प्रवेश कराया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय पदार्थ गैस के रूप में क्यों होता है। इसका रीजन कह सकते हैं, इसका आंसर राइटिंग भी ये हो सकता है कि गैसीय पदार्थ में 2 कणों के बीच, यानी 2 कण क्या है, एक कण ये और एक कण ये, यानी 2 कणों के बीच या 2 अणुओं के बीच अंतराणुकाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। यानी इन दोनों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच
इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना कम होते हैं कि इनके बीच आसानी से कोई पदार्थ को प्रवेश कराया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत कमजोर होते हैं और इन कणों या अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक होता है। यानी जिस चीज अगर अंतरा अणु का आकर्षण बल कम है तो इसका मतलब है अंतरा अणु का आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो तथा इन कणों या अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, अतः जिसके बीच अंतराणु का स्थान ज्यादा होगा वह कण स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। यानी जैसे हम अगर सेंट लगाने के लिए या गंध के रूप में, अच्छे गंध के रूप में हम लोग फॉग का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, इत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि परफ्यूम लगाने के बाद पूरे रूम में उस परफ्यूम का गंध प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ या कोई, अगर हम कोई वस्तु को लगाते हैं या कोई वस्तु को इस्तेमाल करते हैं गैसीय पदार्थ को, तो वातावरण में वो बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ को आसानी से कोई भी पदार्थ नहीं, गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आपका स्थान को परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे इसके उदाहरण, इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे आप देखते होंगे हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, हीलियम हो जाएगा, ये सब सारे के सारे कौन सा गैस है ना, हीलियम। उसके बाद आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, फिर ब्यूटेन गैस इत्यादि। ये सब सारे के सारे गैसीय रूप में होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम अब तुलना करना चाहेंगे कि ठोस, अब एक पॉइंट पे चलते हैं, एक नोट में एक चीज लिखिए, जैसे अंतरा अणुक आकर्षण बल अब किस पदार्थों में ज्यादा होगा, इसका मतलब है ठोस में ज्यादा होगा, फिर गैस में, ठोस के बाद क्या होगा द्रव, द्रव में उससे थोड़ा कम, है ना, उसके बाद सबसे कम किस में, गैस में। तो अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे मान ली जाए ठोस एक कण ले लेते हैं पत्थर, फिर ले लेते हैं जल, फिर ले लेते हैं आपका हीलियम गैस, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका। और दूसरा लेना चाहेंगे, ठोस पदार्थ हो गया हीरा, ठीक है, द्रव में ले लीजिए दूध, ठीक है, तीसरा ले लीजिए आप नाइट्रोजन को। ये आपका उदाहरण हो गया, दो, समझ में बात आ गया। तीसरा और लेना चाहते हैं तो और भी रख सकते हैं, ठोस पदार्थ एक कोई भी ले लीजिए आप, टेबल ले लीजिए, है ना, फिर ले लीजिए गोंद, द्रव पदार्थ में गोंद हो जाएगा, फिर ले लीजिए आप नाइट्रोजन गैस में कोई भी रख लीजिए आप, हीलियम रख लीजिए तो हाइड्रोजन रख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पदार्थ, टेबल, गोंद, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है अंतरा अणु का आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होगा, द्रव में कम और गैस में ज्यादा। इसलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हम आप यहां दे सकते हैं कि गैसीय पदार्थ गैस के रूप में क्यों होता है, कारण बताएं। तो गैसीय पदार्थ गैस में होने का कारण अंतरा अणु का आकर्षण बल बहुत कमजोर और अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक होता है, अतः गैसीय कण स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन गैस, मीथेन का सूत्र होता है CH4, है ना, ब्यूटेन का होगा C4H10, ठीक है। तो आगे जाके ये सारे चीज, जैसे फॉर्मूला ब्यूटेन का बनता है, मीथेन का बनता है, ये सब सारे सीखने का अवसर मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, आप बने रहिए, है ना। तो अब अंतरा अणु का आकर्षण बल हम जानने के लिए सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, हम ये चीज को पॉइंट जाने नोट में, तो हमने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि ठोस पदार्थ जैसे द्रव, द्रव में सबसे ज्यादा होगा अंतरा अणु का आकर्षण बल, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद
गैस में। तो आपका ठोस पदार्थ हो गया पत्थर, द्रव पदार्थ हो गया जल, और गैस पदार्थ हो गया हीलियम। फिर उसी प्रकार से आप हीरा हो गया सबसे ठोस। हमने एक सवाल यहां से भी बताया कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा कहलाएगा, तो वो हीरा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। हीरा हो गया, फिर दूध, फिर नाइट्रोजन। उसी प्रकार से हो जाएगा टेबल, गोंद, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, अंतरा अणुक स्थान पे। नोट 2 में चर्चा करेंगे अंतरा अणुक स्थान। अब ये सब बउआ आराम से कोई भी टॉपिक को एकदम आसानी से समझिए, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत भारी समझ में नहीं आएगा, बने रहिए सिर्फ देखिए। अब अंतराणु का स्थान जो है उल्टा हो जाएगा। अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में। उसके बाद सबसे कम किस में, ज्यादा कम किस में होगा, द्रव में। उसके बाद किस में होगा, गैस में। उसके बाद किस में होगा, ठोस में। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अंतराणुक स्थान गैस में ज्यादा होगा, फिर किस में होगा, द्रव में, फिर किस में होगा, ठोस में। अब इसके उदाहरण समझते हैं। अब गैस पदार्थ का एक उदाहरण ले लीजिए। गैस का ले लीजिए हीलियम। हीलियम से कम किस में होगा, जल ले लीजिए। जल के बाद ले लीजिए आप पत्थर। तो इसका मतलब है कि हीलियम में अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जल में उससे कम, और पत्थर में सबसे कम। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसी का, नाइट्रोजन में अंतराणु का स्थान ज्यादा, उससे कम होगा दूध में, और उससे भी कम होगा हीरा में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा अंतराणु का स्थान पाया जाएगा गैसीय अवस्था वाला पदार्थ में, उसके बाद द्रव वाला पदार्थ में, उसके बाद ठोस वाला पदार्थ में। तो इन सबको जानने का प्रयास हमने एक माध्यम से किया। तो हम तीनों बिंदुओं का चर्चा किए कि पदार्थ ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है और गैस क्यों होता है। हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग समझाने का प्रयास किया। और आज का जो टॉपिक था हमारा पदार्थ का गैसीय अवस्था, हमने इस बिंदु पर चर्चा किया और अंतराणु आकर्षण बल के बारे में और ज्यादा समझाने का प्रयास किया। तो अगर सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में सही क्रम अंतराणु का स्थान के अनुसार लिखिए, तो आप ये वाला ऑप्शन जिसमें रहेगा वो सही हो जाएगा। और अगर अंतराणु का स्थान से पूछेगा तो ये हो जाएगा सही, आकर्षण बल से पूछेगा तो ये हो जाएगा सही। तो सवाल आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें, तो सही मिलान क्या कहेगा कि अंतराणु का स्थान अंतराणु आकर्षण बल के अनुसार लिखे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतराणु का स्थान के पूछे तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसी अनुसार से आगे का टॉपिक हम समझते हैं पदार्थ का भौतिक अवस्था या भौतिक गुण को। तो देखते हैं गैस के समान गुण या भौतिक गुण। ठीक है, तो गैस का समान गुण या भौतिक गुण को जानने का प्रयास करेंगे। तो गैस के समान गुण या भौतिक गुण सवाल पूछा जा सकता है, प्रश्न रहेगा आपका एग्जाम में कि गैस ये पदार्थ के सामान्य गुण या भौतिक गुणों को लिखें। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। तो सवाल ये पूछा जाएगा तो सवाल का जवाब देना है। तो गैसीय पदार्थ के समान गुण या भौतिक गुण क्या होता है, तो हम लोग पहला पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे कि गैसीय पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित नहीं होती है। सबसे पहली बात, क्यों नहीं होती है, देखिए मान लीजिए इस बर्तन में आपका गैसीय पदार्थ है, तो इस बर्तन की भांति उसका आकार है। अगर हम इस ढक्कन को यहां से खोल देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, खुलने के बाद यह गैसीय निकलना प्रारंभ हो जाता है।
और जब प्रारंभ हो जाता है तो ये वायुमंडल में जाने के बाद ये अपना स्थान स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। यानी ये यहाँ भी कुछ कण रह सकता है, कुछ कण यहाँ भी चला जाएगा, कुछ कण और दूसरे जगह चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कण का कोई अस्थायित्व जगह नहीं है, किसके भांति, ठोस की भांति। क्योंकि ठोस का पदार्थ अगर रख दीजिए कहीं, पत्थर का टुकड़ा हो या ईंट का टुकड़ा, वो वहीं पे रहेगा। लेकिन गैसीय पदार्थ जैसे मान लीजिए हम फॉग लगाए तो कुछ कण यहाँ पे है, कुछ वहां गंध देगा, कुछ उधर गंध देगा। तो इसका मतलब है कि उसका कण का कोई स्थान निश्चित नहीं है, यानी उसका ना तो आकार है ना तो आयतन है, कहीं निश्चित नहीं है। ठीक है, तो पहला बिंदु पर यह समझ गए कि गैसीय पदार्थ की आकार एवं निश्चित क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच अंतराणु का आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है और अंतराणु का स्थान इतना ज्यादा है कि वो अपना कण को अस्थायी पकड़ बना नहीं सकता है, वो अपना कण को एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। इसके कारण उसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होती है। अब दूसरा बिंदु समझेंगे, ठोस एवं द्रव की तुलना। किसकी तुलना? ठोस एवं द्रव की तुलना। तुलना में गैस का घनत्व। तो जिस पदार्थ में अंतराणु का स्थान जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही निम्न होगा, क्योंकि उसमें अंतराणु का आकर्षण बल कणों के बीच पकड़ने की क्षमता कम होती है, और जिस कण के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है उस कणों के बीच कोई भी पदार्थ को आसानी से प्रवेश करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उन कणों के बीच का गैपिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए वह पदार्थों का जो घनत्व है, डेंसिटी हमारा है, वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि अंतराणु का स्थान इतना ज्यादा है कि अंतराणु का स्थान ज्यादा होने के कारण किसी भी पदार्थ का अगर घनत्व कम है तो उसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि उसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम है। समझ में आ गया बात। अब अगला बिंदु समझेंगे, तीसरा, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। किस पर? समान वायुमंडलीय दाब पर। समान वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रवनांक का मतलब क्या हो गया? द्रवनांक का मतलब हो गया उबलना। तो समान वायुमंडलीय दाब क्या, हम लोग जिस टेम्परेचर पे रहते हैं तो समान वायुमंडलीय दाब मतलब 76 mm है। फिर हम लोग का टेम्परेचर यहाँ पानी कितना सेंटीग्रेड पर उबल जाता है? 100 सेल्सियस पे। तो अलग अलग पदार्थों का द्रवनांक जो है अलग अलग है। जैसे मान लिया कल हम एक बिंदु पे चर्चा पिछले वीडियो में किए थे कि ईथर का द्रवनांक जो है आपका 34 सेल्सियस है, तो वाष्पन होने की क्रिया उसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ की, अगर मान लीजिए जिस पदार्थ की आपका द्रवनांक कम है तो उसकी वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। इसलिए अधिक होगी क्योंकि उसमें कम ताप पर वाष्पित होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम पानी और ईथर को दोनों को हीट करेंगे तो ईथर हमारा 34 सेल्सियस पर वाष्पित होना प्रारंभ हो जाएगा, जबकि पानी 100 सेल्सियस पर प्रारंभ होना स्टार्ट होगा। क्योंकि ईथर जो है वो हल्का पदार्थ है और आपका ये पानी है ईथर की तुलना भारी है। ठीक है, तो इन बिंदुओं का द्रवनांक जो होगा समान वायुमंडलीय दाब पर आपका कमरे के ताप से कम होगा। यानी कमरा का ताप अगर मान लीजिए 30 सेंटीग्रेड है, 20 सेंटीग्रेड है, तो उससे इसका द्रवनांक भी कम होगा और क्वथनांक का मतलब हो गया जमना, तो ये भी आपका कम होगा। बात समझे? तीसरा बिंदु समझ गए। चौथा बिंदु समझेंगे, गैस में संपीड्यता बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? तो संपीड्यता का मतलब ही पिछले वीडियो में हम बताए कि किसी भी पदार्थ को दाब लगा के उसका आकृति उसका आयतन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो हमने इस बिंदु पे एक बहुत आसानी से बात बताया कि किसी भी पदार्थ के अंदर कोई भी पदार्थ को प्रवेश करा देते हैं तो इसका मतलब है उसकी संपीड्यता है। अगर किसी में अगर प्रवेश नहीं करा पाते हैं तो इसका मतलब है वो असंपीड्य है। तो इसका मतलब यह समझ में क्लियर हो जाता है इस बिंदु से कि हम कोई भी गैसीय पदार्थ में, जैसे वायुमंडल में हमारा बहुत सारा गैस है, अब नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, उसमें हम चाहेंगे कोई गंधीय पदार्थ को छोड़ दीजिए, जैसे इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, छोड़ देने के बाद वह महकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वायुमंडलीय में जो इतनी सारी गैसें होने के बावजूद हम कोई भी गैसीय पदार्थ को आसानी से प्रवेश करा सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हो गया कि आपका संपीड्यता गैस में होता है, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रवेश करा सकते हैं, तो जिस पदार्थ को करा सकते हैं तो उसकी संपीड्यता होगी। तो गैसीय पदार्थ की संपीड्यता अधिक होती है क्योंकि इसमें अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है और दाब बहुत अधिक होने के कारण दाब
को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो बढ़ा, जिसका दाब को बढ़ा और घटा सकते हैं, तो इसका मतलब उसकी आकृति और आयतन को भी चेंज हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर आपका 4 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। इसे गर्म या ठंडा करने पर, किसे, गैस को गर्म, अगर गर्म करते हैं कोई पदार्थ को, जैसे मान लीजिए पानी को अगर गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे वाष्पित हो जाएगा, और इसको ठंडा कर दीजिए, इसका वाष्प को, पानी को वाष्पित करने के बाद, वाष्प होने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका द्रव के रूप में बदल जाएगा, और द्रव के रूप में फिर यह ठोस में बदल जाएगा और बर्फ के रूप में प्राप्त होगा। तो ठंडा या गर्म करने पर यह प्रसारित, प्रसारित का मतलब होता है फैलना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज प्लास्टिक पदार्थ को आप गर्म कीजिए, है ना, तो प्लास्टिक पदार्थ को जब आप गर्म कीजिएगा तो देखिएगा वो धीरे 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 फैलना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे प्रसारित होना प्रारंभ हो जाता है। और या तो संकुचित किया है, संकुचित का मतलब क्या हो गया, सिकुड़ना। तो कोई भी पदार्थ को हम संकुचित या प्रसारित तब कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या हो, अंतराणु स्थान ज्यादा हो। तो अंतराणु का स्थान अगर ज्यादा रहेगा तो वो उसका संकुचित भी आसानी से किया जा सकता है और प्रसारित भी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि प्रसारित करने के लिए अगर अंतराणु का स्थान उसमें ज्यादा है तो फिर हो सकता है, अगर किसी पदार्थ का अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसे प्रसारित करना संभव नहीं, थोड़ा सा कठिनाई महसूस होता है। जैसे मान लीजिए हम लोहा को ले लीजिए, तो लोहा को प्रसारित करने के लिए अधिक ताप की जरूरत होता है, और अगर हम गैसीय पदार्थ को प्रसारित करना चाहेंगे तो कम ताप पर हम प्रसारित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई गैसीय पदार्थ, मान लीजिए आप गर्म करते हैं, या कोई पदार्थ पानी को ही हीट करिए, तो धीरे धीरे हीट होने के बाद वो वाष्पित होना प्रारंभ हो जाएगा, या तो फिर उसको क्या करिएगा, पूरा प्रसारित हो गया, अब उसको क्या करिए, वाष्प को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लीजिए, और एब्जॉर्ब करके ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद धीरे धीरे वो सिकुड़ के बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप गैसीय पदार्थ को ठंडा या गर्म करने के बाद प्रसारित और संकुचित करना संभव है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 समझते हैं, गैसीय पदार्थ का विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब फैलना क्या, अगर हम परफ्यूम यहाँ लगाए तो वहां सेंट होगा, ये आपका पूरी तरह से वातावरण में फैल जाएगा। तो इसका मतलब है कि गैसीय पदार्थ में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और संघनित, संघनित का मतलब हम पहले बताए कि उसको एक जगह पे एब्जॉर्ब कर लेना, यानी संघनित रूप में जमा कर लेना। जैसे कि मान लिया पानी अगर हम वाष्पित करते हैं, वाष्पित करने के बाद उसे हम प्लेट लगा के क्या करेंगे, उसे संघनित कर लेंगे, और संघनित करके उसे बर्फ बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि गैस के समान गुण या भौतिक गुण, ये 6 बिंदुओं का हम अगर चर्चा कर देते हैं एग्जाम में तो हमारा अच्छे मार्क्स आने की संभावना बन जाती है। तो इसी प्रकार से आगे गैस के और सारे बिंदुओं को देखने का कार्य करेंगे। इतना समझ गए, और ये सब सारे सॉल्यूशन को आप एक नोटबुक बनाते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए, ताकि 9th के जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर सकिए, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आसानी से सॉल्व कर पाइए। और इसी YouTube के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन कराया जाएगा प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सब चीज है, और PDF भी आपके टेलीग्राम के माध्यम से या YouTube के माध्यम से आपको PDF का अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए अगले जो है टॉपिक पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, गैसों के विसरण से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो गैसों का विसरण तो हम बताए, जिसमें अंतराणु का स्थान ज्यादा होगा तो उस पदार्थ की विसरण की प्रकृति अधिक होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस का विसरण अधिक क्यों होगा, इसका होने का कारण क्या है। तो गैस में अंतराणु का स्थान अधिक होता है, दोनों अणुओं के बीच रिक्त स्थान इतना ज्यादा होता है कि यह पदार्थ का विसरण होना संभव है। क्यों, क्योंकि इसके गैस का कण तीव्र गति के साथ, यानी तेजी के साथ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। दूसरे स्थान जाने के कारण क्या होता है कि इसका जो अंतराणु का स्थान अधिक है तो एक दूसरे के अंदर प्रवेश आसानी से कराया जा सकता है। तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गैस स्वतः मतलब अपने और या अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरे से सम्मिश्रित हो जाती है। यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है, यानी किसका घनत्व अधिक है किसका कम है गैस पदार्थ में, तो वो घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, गैस का विसरण कहलाएगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा
कि गैस का विसरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि गैस के कण तीव्र गति के साथ गमन करते हैं और गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गैस स्वतः एक दूसरे से सम्मिश्रित या मिश्रित हो जाती है। यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। यह प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं दैनिक जीवन में विसरण का उदाहरण बताइए, यानी दैनिक जीवन में होने वाला विसरण को बताएं। तो दैनिक जीवन में बताए कई बार हम चर्चा किए, जैसे मान ले रसोई घर में खाना बन रहा है, स्वादिष्ट खाना, तो हमारे नाकों तक पहुंचना विसरण का कारण है। इत्र को लगाना, इत्र को एक हमारे कोई दूसरे आदमी लगा रहा है तो वो हमारे नाक तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये विसरण की प्रकृति है। फिर आपका जो है कोई अगर मान लीजिए फॉग वगैरह लगा लिया, वो अगर हमारे तक पहुंच गया तो वो समझ लीजिए विसरण की प्रकृति है। कोई अगर गंदी चीज महक रहा है या गंध दे रहा है या दुर्गंध रूप में, तो हमारे नाकों तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वो भी विसरण की प्रकृति है। कोई जानवर देखते हैं मर जाता है रोड के किनारे तो या सड़क के किनारे, तो वह गंध आना प्रारंभ हो जाती है, तो इसका मतलब वह भी एक किसका प्रकृति है, विसरण की प्रकृति है। तो विसरण दैनिक जीवन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो हमने 2 बिंदुओं का आपके पास सामने चर्चा की है कि दैनिक जीवन में होने वाले विसरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब इत्र की एक बोतल को खोल देने पर इत्र की सुगंध वायु में मिश्रित होकर पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। यह एक विसरण की उदाहरण माना जाएगा। दूसरा, कि रसोई घर में भोजन बनता है और भोजन के सुगंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है, तो यह क्या कहलाएगा, विसरण की प्रकृति कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, गैस का संघनन से आप क्या समझते हैं। गैस संघनन का मतलब होता है, हम पहले भी बताए और अब भी बता रहे हैं कि संघनन का मतलब होता है एक जगह एब्जॉर्ब होना या एकत्रित होना, या कह सकते हैं कि उसको गांव ढेर जमा कर देना, है ना। तो गैस का संघनन से आप क्या समझते हैं, पदार्थ के गैसीय रूप द्रव के रूप में परिवर्तन होना गैस का संघनन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पानी को गर्म किए, अब पानी को गर्म करने के बाद और धीरे धीरे वह जल में संघनित करके और फिर उसको बर्फ बना दिए, तो यह एक संघनन कहलाता है। जैसे जल वाष्प का बर्फ के रूप में परिवर्तित होना या जल के रूप में परिवर्तित होना, यह हमारा क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। कोई दिक्कत। ये 3 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास हम किए हैं। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस का दाब से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, गैस का दाब से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब किसी बर्तन की दीवार, यानी बर्तन की दीवार जैसे ये दीवार है, इस पर हम दबाव लगाएंगे तो जब हम दबाव लगाएंगे तो ये उंगली से कहीं ना कहीं ये क्षेत्र घेरेगा, है ना। तो प्रति इकाई, यानी जो दबाव लगाएंगे उसकी इकाई, यानी हम जब ये दबाव लगाएंगे हाथ से तो इसका कहीं ना 1 इकाई है, तो इस पर क्षेत्रफल होगा। तो गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहलाता है। यानी दाब का मतलब हो गया प्रेशर। जो प्रेशर देखते हैं आप कभी कभी बोरवेल के द्वारा होता है, जो हम लोग के यहाँ पानी निकालने के लिए करते हैं जमीन के अंदर बोरवेल। फिर क्या है, जेसीबी वगैरह देखते हैं हाइड्रोलिक के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये सब सारे है गैस के दबाव के कारण होता है, क्योंकि ये पास्कल साहब का देन है। पास्कल ने खोज किया था, और ये सारे हाइड्रोलिक सिस्टम गैस के दबावों के ऊपर कार्य करती है। तो जैसे हमने बताया बोरवेल वगैरह, तो वायु का दाब ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी वायु का जो प्रेशर पड़ता है, यानी वो चाहे अंदर जमीन के अंदर खुदाई करने के लिए या फिर आपका दबाव बनाने के लिए, फिल्म वगैरह में देखते हैं कि एक हवा का झोंका मारा जाता है, पूरा एक हीरोइन का पूरा बाल एकदम पूरा हवा की तरह उड़ता है, फिर एक हीरो के आसपास हवा का दबाव को बढ़ाया जाता है, तो वो उस वायुमंडलीय दाब के कारण ही संभव हो पाता है। समुद्र के तल पर वायु का दाब एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है ना। दाब की इकाई जो है पास्कल होती है, यानी पास्कल, ये पास्कल साहब खोज किए थे, इसीलिए इसके नाम के ही आधार पे है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई पास्कल होगा। तो 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगर पूछ दे कि 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵, यानी 10⁵ पास्कल होता है। अब आते हैं अगला बिंदु पर, पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन।
तो जैसे हम लोग बताए कि पदार्थ जो है जब भी कन्वर्ट होगा ठोस से पहले बदलेगा द्रव में, द्रव से बदलेगा गैस में। कुछ पदार्थों को हमने बताए थे कि कुछ पदार्थ जो है आपका सीधा गैस में ना, ये द्रव में ना बदल के गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का नियम बताए कि ऊर्ध्वपातन में कपूर, नौसादर, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन का नियम पर आधारित है, क्योंकि वह जब हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो द्रव में ना बदल कर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो वो ऊर्ध्वपातन का नियम है। लेकिन आपका जब कोई पदार्थ को एक अवस्था को अगर गर्म कीजिएगा तो वो पारस्परिक एक अवस्था में परिवर्तन होगा। पहले वो ठोस में जाएगा, ठोस से द्रव में, द्रव से फिर गैस में। तो ठोस अवस्था, जैसे ठोस को अगर गर्म करेंगे तो आपका द्रव अवस्था में चला जाएगा, और द्रव अवस्था को गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। लेकिन गैसीय अवस्था को जब ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, और द्रव अवस्था को ठंडा करेंगे तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म करने के बाद चेंज होगा गैसीय में, और गैस को जब ठंडा करेंगे तो ये आ जाएगा ठोस में। जैसे एग्जाम्पल में आप बर्फ को गर्म कीजिए तो वो धीरे धीरे पिघलकर जल बन जाएगा, और जल को गर्म कीजिएगा तो वह धीरे धीरे वाष्प में बदल जाएगा। और अगर वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो जैसे हम लोग का बादल, बादल जो है पहले वाष्पित होता है। जब हम लोग के यहाँ वर्षा होती है तो पहले क्या होता है, समुद्र के किनारे सब पूरी पानी का वाष्पित होता है। वाष्पित होने के बाद बादल लगता है, तो बादल लगने के बाद वो धीरे धीरे पिघलता है तो बरसात होने लगती है। तो जल वाष्प धीरे धीरे क्या में बदल जाता है, जल में, और जल से फिर यह वाष्पित होकर पूरा क्या हो जाता है, ठंडा होके बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने की प्रक्रिया हमारा एक सतत प्रक्रिया है। तो अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो हमेशा एक चेंजिंग के रूप में होगा। ठोस से बदलेगा द्रव में, द्रव से बदलेगा गैस में। लेकिन ऊर्ध्वापातन का जो नियम है वो अलग है और ये अलग है। तो इन सब बिंदुओं को देखने का काम किए, समझने का काम किए, और आगे तीनों बिंदुओं के बीच हम तुलनात्मक बिंदु को लिखते हैं। वो बहुत ही काम महत्वपूर्ण दायक बिंदु है, उनको समझ के और इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु को हम लोग इसी प्रकार से समझने का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीनों पदार्थों के बीच तुलना को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस की तुलना एक ही टेबल के साथ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बिंदु हम लोग समझते हैं अंतरानुक स्थान। अंतरानुक स्थान समझते हैं। तो ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ उसका जो है अंतरानुक स्थान कम होने का कारण, मुख्य कारण क्यों है, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। नजदीक होने के कारण उसमें अंतरानुक स्थान कम पाया जाता है। लेकिन द्रव में ठोस के तुलना अधिक होता है, कि ठोस से थोड़ा ज्यादा होता है किसमें, अंतरानुक स्थान द्रव में, और सबसे अधिक होता है गैस में। तो उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 देखिए, अंतरानुक आकर्षण बल। तो अंतरानुक आकर्षण बल बोले ना, जिसमें अधिक होगा अंतरानुक स्थान उसमें सबसे कम होगा अंतराण्विक आकर्षण बल, और जिसमें अंतराणुक स्थान कम होगा उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। तो अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में कमजोर, और गैस में नग्न होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं धनत्व। तो जिसके अणु एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं उसके धनत्व उच्च होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ठोस का धनत्व उच्च, और द्रव का धनत्व निम्न, और गैस का धनत्व हो जाएगा अति निम्न। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए इसको, पिछले वीडियो को भी देखते रहिए। और कणों की स्थिति, तो कणों में जो है इसका कण क्या है, अपने स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ गमन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके कण जो होते हैं स्थिर होते हैं, और इसके कण अस्थिर होते हैं, ये एक दूसरे के जगह पे नहीं जा सकते हैं। और अति अस्थिर का मतलब हो गया कि ये कण स्वतंत्रता पूर्वक अपना मन चाहा, एक यहाँ कुछ कण यहाँ चला जाएगा, कुछ वहां, जैसे कि इत्र का जलना, ये सब क्या हो जाएगा, कहीं भी चला जा सकता है उसका अणु। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, कणों की ऊर्जा। तो ठोस पदार्थ का जो कण का ऊर्जा होता है उसमें काफी निम्न होता है, उससे थोड़ा सा उच्च होगा, और गैसीय पदार्थ में अति उच्च होगा। अब आते हैं अगला पॉइंट 6 में, आकृति एवं आयतन। सब पीछे वीडियो का रिलेशन है, दोनों आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, किसका, ठोस का। लेकिन द्रव में क्या होता है, आकृति निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में आप रखिएगा पानी को उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो आकार का मतलब हो गया आकृति, तो इसकी आकृति अनिश्चित, और निश्चित क्या होगा, आयतन। अब इन दोनों में गैस में क्या होता है, आकृति एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। पॉइंट नंबर 6 समझ गए। पॉइंट नंबर 7, संपीड्यता।
संपीड्यता का मतलब हम समझाए थे कि किसी पदार्थ में किसी चीज को प्रवेश करा देना, दाब बढ़ा के या घटा के। तो आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ का बहुत कम संपीड्य होता है, लेकिन ठोस की तुलना में दर में अधिक संपीड्य होगा। जैसे कि चीनी को घुला सकते हैं जल में, तो ये संपीड्य होगा थोड़ा बहुत दर में, लेकिन ठोस बहुत ही नगण्य में होगा। लेकिन गैस जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, संपीड्य होगा। क्यों? क्योंकि इसके कण में कोई भी कण को मिलाना बहुत ही आसानी होता है। अब आते पॉइंट नंबर 8, दबाव का प्रभाव। अगर हम ठोस पदार्थ को जितना चाहेंगे दाबना, वो दबाव नहीं बना सकते, लेकिन आप गैस पे थोड़ा बहुत दर पे थोड़ा बहुत दबाव बना सकते हैं, लेकिन गैस पे दबाव को बढ़ा और घटा जा सकता है। अब इसका उदाहरण, ठोस का उदाहरण देखिए, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारे आगे आगे ले सकते, टेबल, कुर्सी और ईट वगैरह, ये सब हमारे किसके उदाहरण हो गया, ठोस के। और द्रव का उदाहरण हो जाए दूध, जल इत्यादि, ये सब किसका उदाहरण माना जाएगा, द्रव का। और गैस का उदाहरण माना जाएगा वायु, हाइड्रोजन, ये सब चीज हमारा जो है आपका गैस का उदाहरण माना जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना समझने का प्रयास किए हैं, और इसी तरह और इस चैप्टर के जितने भी भारतीय भवन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे कराए जाएंगे। और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।